students and welcome to my YouTube channel Dr. Prerna Pharma. Today I'll start with the pharmacodynamics. Before I start with pharmacodynamics, मैं एक बार को अपन 10 मिनट को एक बार pharmacokinetics रिवाइज कर लेते हैं important points। और जो आपकी एक टेक्स्ट बुक है दैट इज केडी त्रिपाठी, इसमें पेज नंबर 49 पे दिए हुए दो प्रॉब्लम्स हैं 3.1 एंड 3.2, दैट इज प्रॉब्लम डायरेक्टेड स्टडी, जो कि फार्माकोकाइनेटिक के एंड के पेज पर हैं। तो ये पेज नंबर 49 वाली एक्सरसाइजेस हम लोग एक बार आज कर लेते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन एंड काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। और उसमें जो भी फॉर्मूलेस थे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, देन CPSS दैट इज स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है, डोज रेट का, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, ये सारे फॉर्मूलेस हमने देखे थे। तो अब इस पेज नंबर 49 पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, लेट अस सी व्हाट इज दैट। says a 30-year-old mother of two children weighing 60 kilograms was taking combined oral contraceptive pill. She developed a fever with cough and was diagnosed as a case of pulmonary tuberculosis. So जब pulmonary tuberculosis diagnosed हुआ तो then she was put on the normal tubercular regime, that is isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol for 2 months, followed by isoniazid, rifampicin and ethambutol. Now, in the third month, she failed to have her usual withdrawal bleeding during the gap period of contraceptive cycle, and after 10 days, her urinary pregnancy test was found positive. सरल शब्दों में हम समझेंगे कि एक महिला है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पर है एंड लेकिन उससे ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होता है, तो वो एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम स्टार्ट करती है। अब यहाँ पे जैसे ही एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम स्टार्ट करती है तो तीसरे महीने में इट इज़ फाउंड दैट शी हैज़ बिकम प्रेग्नेंट। ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है। अब मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा है एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन ऑल्सो। तो जो रिफैम्पिसिन यहाँ पर दी गई है उस पेशेंट को जो कि एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम का पार्ट है, सो दैट रिफैम्पिसिन इज एक्चुअली एन एंजाइम इंड्यूसर। ठीक है, हमने उस टाइम पे इंड्यूसर्स वगैरह के नाम भी पढ़े थे। तो रिफैम्पिसिन इज एन इंड्यूसर ऑफ एंजाइम्स। तो उसने क्या करा, रिफैम्पिसिन ने कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मेटाबॉलिज्म तेज कर दिया। इट इंड्यूस्ड द मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मेटाबॉलिज्म तेज होते ही उनका क्या होगा, जो सेम डोज में जो हमें इफेक्ट चाहिए होता है वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी मेटाबोलाइज हो रही है और जल्दी मेटाबोलाइज होकर नॉन एक्टिव बन रही है। तो एज अ रिजल्ट इट इज फाउंड दैट इफ यू गिव रिफैम्पिसिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल जीरो हो जाता है एंड दे सीज टू फंक्शन एंड एज अ रिजल्ट द पेशेंट बिकम प्रेग्नेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम जो इसमें दी गई है वो ये है, अ पेशेंट एजेड 20 ईयर्स, 20 साल का पेशेंट है और उसका वजन है 60 किलो, इस हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब्ड एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो कि 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम टैबलेट के रूप में अवेलेबल है फॉर जनरलाइज टोनिक-क्लोनिक सीजर्स। द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एंड द थेरेपेटिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग आर target CPSS 6 milligram per liter, oral bioavailability 70%, volume of distribution 1.4 liter per kg, clearance 80 ml per hour per kg, and plasma half-life is 15 hours. Now the question is, what should be the loading dose and what should be the daily maintenance dose? अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, लोडिंग डोज का फॉर्मूला है टारगेट CPSS इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब बुक्स में अगर आप देखेंगे तो अपॉन F भी डाला गया। व्हाट इज द F? दैट इज द फ्रैक्शन बायो अवेलेबिलिटी। सो यहाँ पे दी गई है बायो अवेलेबिलिटी 70%, मतलब फ्रैक्शनल बायो अवेलेबिलिटी हो गई 0.7%। ठीक है, तो लोडिंग डोज का फॉर्मूला है CPSS इंटू VD अपॉन F, और मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला है CPSS इंटू CL अपॉन F। ये चीज़ हमने पढ़ी है ध्यान से कि लोडिंग डोज इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस डोज इज अ फंक्शन ऑफ क्लियरेंस, राइट?
तो अब देखो, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थी 1.4 लीटर पर केजी। तो पेशेंट का वेट कितना है 60 केजी, तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1.4 लीटर पर केजी इंटू 60 केजी, तो कितना हो जाएगा ये 80 लीटर्स हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही क्लियरेंस को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियरेंस जो अभी हमारे पास है वो है 80 ml पर आवर पर केजी। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 केजी से, क्योंकि ये पर केजी की यूनिट का है। तो 60 केजी में कितना है, सो 80 इंटू 60 इज इक्वल टू 4.8 लीटर्स पर आवर। केजी केजी कट गया, तो 4.8 लीटर्स पर आवर इज दी क्लियरेंस। ठीक है, अब सिंपल है, लोडिंग डोज इज इक्वल टू CPSS कितना है 6 मिलीग्राम पर लीटर। सो 6 इंटू VD कितना निकला था हमारा 84 अपॉन F कितना है 0.7, तो 6 इंटू 84 अपॉन 0.7, ये तो इसका लोडिंग डोज आया जो कि आता है 720 मिलीग्राम। तो 720 मिलीग्राम उसका लोडिंग डोज है। मतलब हमारे पास गोलियां किस उसमें है 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम 3.5 गोली देनी पड़ेगी, या मोटे तौर पे हम उसे लोडिंग डोज में 400 मिलीग्राम की 2 गोलियां देंगे। ठीक है, अब मेंटेनेंस डोज कितना है CPSS इंटू CL अपॉन F। तो CPSS कितना है 6, क्लियरेंस कितना निकला था हमारा 4.8, तो 6 इंटू 4.8 अपॉन 0.7, सो दिस कम्स आउट टू 41 मिलीग्राम पर आवर। तो मेंटेनेंस डोज हमें देनी है 49 मिलीग्राम पर आवर। अब पर आवर 41 मिलीग्राम है, तो 24 घंटे कितना, तो 41 मिलीग्राम इंटू 24 इज इक्वल टू ये आता है 984 मिलीग्राम पर डे। तो मतलब तो सुबह हम उसको 400 मिलीग्राम की 1 गोली देंगे और शाम को हम उसको 400 मिलीग्राम की 1.5 गोलियां देंगे, मतलब 600 मिलीग्राम देंगे। तो 600 प्लस 400 1000 मिलीग्राम के लगभग हम उसे दवाई डेली देंगे। तो ये तो थे हमारे ये फार्माकोकाइनेटिक्स के क्वेश्चंस। अब हम आते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर।